नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार आपका फिर लाइव क्लास नीति क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं आपके निर्धारित समय पर, और देखते हैं कि किस तरह से आप साथ देते हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आपका साथ बना रहे और बहुत अच्छे से हम साथ ही बिल्कुल करते रहें, बहुत अच्छे ढंग से चलते रहें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। और आपको दे चुके हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन को आपने किस तरह से लिया है तो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। DRDO द्वारा हाल ही में किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है बना हुआ, आपके सामने क्वेश्चन है। आप इसे किस तरह से करेंगे और इसका आंसर आप क्या देंगे, क्या इसका आंसर होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होते हैं, आप जानते हैं इस चीज को लेकर के कि जो भी आप क्वेश्चन देने जो भी आप एग्जाम देने जाते हैं उसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन हमेशा जीएस में आपके आते हैं करंट अफेयर के। अब दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है एक ही महीने से कई क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, देखते हैं। DRDO द्वारा हाल ही में किस राज्य में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही, इसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसे DRDO तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका वजन महज 14.5 किलोग्राम है। तो दोस्तों आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना अच्छा आपके सामने, और आपसे क्या क्या आपने बताया आप खुद जानते हैं। चलिएगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिन लोगों ने दिया है सही वो समझ सकते हैं। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वच्छता की सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया है? अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका नई दिल्ली, आगरा, रुड़की या मथुरा है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वच्छता की सेवा 2019 का नामक पहल का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। आगरा आप जानते हैं बहुत ही विख्यात है आगरा। किसके लिए है आगरा? ताजमहल के लिए आगरा है दोस्तों। उसके बाद में रुड़की रुड़की IIT के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जानी जाती है। आगरा पूरे विश्व में जाना जाता है। नई दिल्ली पूरे विश्व में आप जानते हैं जानी जाती है। और मथुरा भी इसमें कहीं पीछे नहीं है दोस्तों। मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है दोस्तों। तो ये भी एक अपनी जगह बनाए हुए है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से स्वच्छता की सेवा 2019 नामक पहल का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली, आगरा, रुड़की और मथुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, ये लीजिएगा, मथुरा। स्वच्छता ही सेवा 2019 के तहत प्लास्टिक कचरा जागरूकता और प्रबंधन का विशेष जोर दिया जा रहा है। इसे 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये आपका कहां से लिया गया है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी आप सोचने बैठ जाए कि नई दिल्ली से लिया गया, नई दिल्ली सारे काम नई दिल्ली से होते हैं तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो सकता है। इसी कारण से बना है यह क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन होता नॉर्मल बात तो आपके लिए रखा ही नहीं जाता, लेकिन अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पर मथुरा है तो मथुरा की आप बात कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा स्वच्छता ही सेवा 2019 के तहत प्लास्टिक कचरा जागरूकता और प्रबंधन का विशेष जो दिया गया है वो 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी 150वीं जयंती पर भारत को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्न में किस खिलाड़ी को गृह मंत्रालय पद्म विभूषण के लिए नामांकित किया गया है? PV सिंधु, रविंद्र जडेजा, मैरी कॉम या विराट कोहली इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और आप इसका क्या बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा देखते हैं इसका राइट आंसर आपके लिए, मैरी कॉम। खेल मंत्रालय की ओर से 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर MC मैरी कॉम के नाम का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने पद्म विभूषण सम्मान के लिए भेजा है। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु नाम पद्म विभूषण के प्रस्तावित किया गया है। वहीं अन्य 7 महिला खिलाड़ियों के नाम खेल मंत्रालय ने पद्म श्री अवार्ड के लिए भेजे हैं, जिनमें कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, टेबल टेनिस स्टार मनिका बन्ना और महिला क्रिकेट टीम की T20 कप्तान
हरमनप्रीत कौर आदि शामिल रखे गए हैं दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका सही होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है ये क्वेश्चन और आप इन्हें कितने अच्छे से करते हैं आप जानते हैं। चलिएगा तो बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है दोस्तों। ये लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? विधानसभा भवन का उद्घाटन क्या है दोस्तों? देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, झारखंड, बिहार या असम है दोस्तों। अब आप यहाँ लगाएं, अगर दिमाग से आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं, तो यहाँ पर झारखंड 2000 में बना हुआ राज्य है, बिहार बहुत पुराना है और असम भी काफी पुराना है दोस्तों। यहाँ तेलंगाना राज्य बना है अभी नया, तो हो सकता है इसका राइट आंसर आपके देख सकते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? लेकिन इसका राइट आंसर आपका झारखंड है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये कंफ्यूज करने वाली वही बात है कि आपके द्वार से फिर वही कि अभी नया राज्य आपके पास में बना है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका तेलंगाना है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं झारखंड है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों आपके राज्य और उत्तराखंड भी, ये सभी राज्य आपके 2000 में बने हैं, आकर के सन 2000 में बने थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से प्रतीक्षित झारखंड का नया विधानसभा भवन राज्य को सौंपा है। अलग राज्य बनने के 19 साल बाद अब झारखंड को अपनी विधानसभा मिली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मानधन योजना का भी शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। झारखंड का विधानसभा भवन 1238 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है दोस्तों। तो यहाँ पर 1238 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार किया जाएगा झारखंड का विधानसभा भवन। आप देख सकते हैं यह कितना विशाल होने जा रहा है। चलिएगा तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यह क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और किस तरह से आपको लगता है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों को पहुंचाइएगा, ताकि आपके साथ में और लोगों का भी यहाँ पर फायदा हो। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 39वां सदस्य बना है? सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स, क्यूबा, सेंट ल्यूसिया या डोमिनिका रिपब्लिक। तो आपके सामने है दोस्तों। अब ये देखते हैं इसका आंसर आप क्या देंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हवाले से? निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 39वां सदस्य बना है? तो नंबर यहाँ पर राइट आंसर इसका सेंट विंस एंड ग्रेनाडीन्स है, क्यूबा है, सेंट ल्यूसिया है या डोमिनिका रिपब्लिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है सेंट विंस एंड ग्रेनाडीन्स। तो दोस्तों देखते हैं, कैरिबियन देश सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 79वां सदस्य बन गया है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स के प्रधानमंत्री आरी गोसाल्वेस की भारतीय यात्रा के दौरान यह सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पूर्वी कोरबिन सागर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी किंग्स्टाउन में स्थित है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित काफी ऊपर की तरफ यह है आपका देश पड़ता है, जो आपका देख सकते हैं आपको भी बताया गया है इसमें किस तरह से कोरबिन देश है और यह है आपका पड़ता है कोरबिन सागर के में स्थित है ये दोस्तों। चलेगा तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये लीजिएगा, हाल ही में किस संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है? अब देखिए, अब यहाँ पर संगीत निर्देशक में यह महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है? प्रीतम चक्रवर्ती को, विद्यासागर को, उषा खन्ना को, अभिनव मोहित्रा को। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इसमें आपका राइट आंसर क्या होता है और आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है? प्रीतम चक्रवर्ती, विद्यासागर, उषा खन्ना और अभिनव मोहित्रा को आप इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या देंगे और क्या होगा इसका राइट आंसर, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। चलिएगा तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है आपके सामने
ये क्वेश्चन है, देखते हैं। दोस्तों इस राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में के संगीत निर्देशक को महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड के लिए चुना गया है। प्रीतम चक्रवर्ती, विद्यासागर, उषा खन्ना, अभिनव मोहित्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है उषा खन्ना। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका है उषा खन्ना। जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना को महाराष्ट्र सरकार की और दिए जाने वाले लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। राज्य के संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े ने घोषणा की वर्ष 2019-2020 का यह है पुरस्कार उषा खन्ना को दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 1903 में की गई थी। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 5 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं उषा खन्ना को यह प्राप्त हुआ है और यह अब 2019-20 के लिए दिया गया है और इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है काफी सालों पुराना है, यानी कि 28 साल लगभग पुराना ये अवार्ड हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया है? तो देखते हैं, शियोन है, बीजिंग है, शेंजेन है या वुहान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी शहर आपके चाइना के हैं और चाइना के शहरों के यहाँ पर आपके नाम लिखे हैं और देखते हैं इसका आप राइट आंसर क्या बताते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया है? शियान, बीजिंग, शेंजेन या वुहान है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और इसका राइट आंसर आप क्या बताते हैं और क्या होता है इसका राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका आंसर आपने क्या दिया है। जी हाँ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका सियोन, बीजिंग, शेंजेन या वुहान में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है सियोन। इसका राइट आंसर ए होता है शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन ने चीन के शियान शहर में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया। यह फोरम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। इस बैठक में यूरेशिया में प्राचीन ग्रेट सिल्क रोड के नए एवं आधुनिक ढंग से पुनरुद्धार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं हो चुका है ए, आपके सामने है इसका राइट आंसर, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है देखते हैं। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ये लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए नए फ्लोटिंग रेट लोन, व्यक्तिगत खुदरा ऋण और एमएसएमई हेतु ऋण को किससे जोड़ना अनिवार्य कर दिया है? इंटरनल बेंचमार्क रेट से, पॉलिसी लोन रेट कार्ड से, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से, आईएमएफ बेंचमार्क रेट से। तो दोस्तों आपके सामने हम देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे और क्या इसका राइट आंसर आपका होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके हवाले से तो एक बार फिर से भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए नए फ्लोटिंग रेट लोन, व्यक्तिगत खुदरा ऋण और एमएसएमई हेतु ऋण को किससे जोड़ना अनिवार्य कर दिया है? इंटरनल बेंचमार्क रेट है, पॉलिसी लोन रेट कार्ड है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है, आईएमएफ बेंचमार्क रेट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एक बैंक को एक से अधिक बेंचमार्क अपनाने की अनुमति नहीं है। साथ ही एक्सटर्नल बेंचमार्क के तहत ब्याज दर प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार पुनः निर्धारित किया जाएगा। बैंक 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट, 3 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड, 6 महीने का ट्रेजरी बिल यील्ड या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किसी एक बेंचमार्क को चुन सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है और देख सकते हैं इसका आंसर आपके सामने क्या रखा गया है। चलिए इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये लीजिएगा। हाल ही में एक गैर सरकारी उपक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक स्टार्टअप एप्स मौजूद हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, मुंबई है या नई दिल्ली है। दोस्तों चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर आंसर क्या आता है और आप अपना आंसर क्या बताने वाले हैं। हाल ही में एक गैर सरकारी उपक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक स्टार्ट एप्स मौजूद हैं? बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई और नई दिल्ली। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर क्या आता है, हम देखना चाहते हैं किसका राइट आंसर आपका क्या होता है दोस्तों। तो आपके हवाले से देखते हैं इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होता है हाल ही में एक गैर सरकारी उपक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक स्टार्ट ऐप मौजूद है? बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई और नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें होता है नई दिल्ली। दिल्ली आधारित
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नामक गैर सरकारी उपकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में सैकड़ों स्टार्टअप की संख्या देश भर में सबसे अधिक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कुल 7,039 स्टार्टअप हैं जिनका संचयी मूल्य $50 बिलियन से अधिक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ये यहाँ पर बहुमूल्यवान है और आप इसे याद कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बचरुद्दीन यूसुफ बीबी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका निधन 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन या म्यांमार? जी हाँ दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने क्या होता है, क्या इसका राइट आंसर बताएंगे। बचरुद्दीन यूसुफ बीबी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन या म्यांमार है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, जी हाँ, ये लीजिएगा, इंडोनेशिया। बचरुद्दीन यूसुफ हबीबी इंडोनेशिया के 30 राष्ट्रपति थे। उन्हें बहुत सी बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 83 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आप अगले क्वेश्चन को कितने अच्छे से करने वाले हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये लीजिए, रेटिंग एजेंसी कर्सी के अनुसार वर्ष 2020-2021 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? 9%, 5%, 7% या 6% है। तो दोस्तों यहाँ पर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? आपके यहाँ पर 9, 5, 7 तो 6 है, जबकि आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी 23.9% जा चुकी है खड्डे में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होता है? चलिए बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में निम्न से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? क्योंकि ये बात तो 19-20 की थी जो अभी आपकी गई है, अब वो कवर करने के बाद में कितना दिखाई देगा तो आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, लेते हैं आंसर 9%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाली इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पर आप ले सकते हैं अगला। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाली इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी 12% की गिरावट आ सकती है और यह आपकी कवर करने की चांसेस दिखाई आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये लीजिएगा। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सलमान खान है, अजय देवगन है, परेश रावल है या अनुपम खेर है? तो दोस्तों हम देख सकते हैं सलमान खान, अजय देवगन, परेश रावल, अनुपम खेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके लिए क्या होगा बताइएगा दोस्तों, और बढ़ेगा आगे की तरफ और इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। चलिएगा तो दोस्तों बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है और आप क्या बताते हैं। चलिएगा, इसका राइट आंसर आपका होता है दोस्तों, जी हाँ, ये लीजिएगा, परेश रावल। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से खाली था। पद्मश्री सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। आप देख सकते हैं परेश रावल नारे बाबा ऐसे कुछ डायलॉग उनके रहे हैं, तो हम जानते हैं उनके बारे में। तो आपके यहाँ पर जो दिया गया, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्य नियुक्त किया गया है। चलेगा तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये लीजिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ इनमें से किस स्थान पर पहुंच गया है?
105वें स्थान पर, 125वें स्थान पर, 115वें स्थान पर या फिर 191वें स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 26 अंकों के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? 105वें स्थान पर, 126वें स्थान पर, 115वें स्थान पर या 191वें स्थान पर है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर आप क्या रखेंगे और इसका राइट आंसर आपका क्या होगा और क्या बताने वाले हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन चल रहा है, चलेगा। जैसा कि आप दे रहे हैं आप आंसर, हम देखते हैं आपको देते हैं इसका आंसर क्या होता है। ये लीजिए 105वें स्थान पर इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और तीसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राजील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों का सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीका देश, कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें आप भारी गिरावट के रूप में। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 4 लाख। तो दोस्तों ये नॉमिनी को दिया जाएगा बीमा जो मिलता है अगर मृत्यु होने के बाद में या किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी से अगर मृत्यु होती है तो वहां पर उनके नॉमिनी को कितना यहाँ पर पैसा दिया जाना है? 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख या इसका 4 लाख आंसर होता है। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होता है, ये लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों को दुर्घटना बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? 10, 5, 7 या 4। तो इसमें राइट आंसर आपका होता है 7 लाख रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। किसी भी ईपीएफ खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीने के वेतन के आधार पर तय होती है। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत सभी ईपीएफ खाता धारक को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमा या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपको ये दिया जाता है, ये लीजिएगा। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी देती है? 571 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए, 671 करोड़ रुपए या 891 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 571 है, 971 है, 671 है या 891 है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं और इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। चलेगा दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है और आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको क्या बताने वाले हैं चलेगा देखते हैं। ये लीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है, ये लीजिए इसका राइट आंसर, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर 571, 971, 671 और 871 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है 971 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक बयान में कहा है कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। चलेगा साथियों, बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस तरह से।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 10 जनवरी, 15 मार्च या 10 सितंबर? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 10 जनवरी, 15 मार्च या 10 सितंबर है? तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। जी हाँ, चलिएगा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका 10 सितंबर। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय होगा आपका वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन बेहद खूबसूरत आपके सामने है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र आपका कौन सा क्षेत्र है? यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? नेपाल, चीन, फ्रांस या रूस है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आप क्या बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हिंद महासागर प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? नेपाल, चीन, फ्रांस या रूस है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों बढ़ते हैं आंसर की तरफ और लेते हैं इसका आंसर। जी हाँ, हिंद महासागर प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयानों के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदारी है। तो दोस्तों इसी के साथ में आप बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 देशों के बीच की ये योजना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर फ्रांस। ये त्रिपक्षीय आपकी वार्ता है। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ क्षेत्र की सुरक्षा दी गई है? कंगना रनौत, यहाँ पर देखिए अभी कंगना रनौत, तापसी पन्नू, रिया चक्रवर्ती या दीपिका पादुकोण। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Y+ की जो श्रेणी की सुरक्षा है वो किसे दी गई है? काफी नाम, यहाँ पर 2 नाम आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती और यहाँ पर दूसरा नाम है कंगना रनौत। तो दोस्तों यहाँ पर इन्हीं का नाम आजकल बहुत ज्यादा घूम रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है कंगना रनौत। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिसमें 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। दोस्तों चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है वो देखते हैं, आप उसे कितने अच्छे से करने वाले हैं। दोस्तों ये लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 28 सितंबर या 31 दिसंबर? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 28 सितंबर या 31 दिसंबर है? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपके सामने क्या है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 10 अक्टूबर, 15 या 28 या 31? दोस्तों इसका राइट आंसर होता है 28 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख
तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी है। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीनों के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था। चलेगा, अंतिम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आज के क्वेश्चनों से, तो ये लीजिएगा, आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? पंजाब, बिहार, झारखंड, राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। निम्न में किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, बिहार, झारखंड और राजस्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च की है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। आपकी आज की क्लास होती है खत्म। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्लास आपकी यहाँ पर रही है और आप इसको कर चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर अपने समय पर 7:20 सुबह में। तो दोस्तों तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। आपके लिए आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से करते रहें, आप पूरा नित्य क्लास पर लेते रहें सुबह से शाम तक क्लासें, क्योंकि नित्य क्लास में सुबह 7:20 पर क्लास शुरू हो जाती है। 7:20 से आपकी करंट की क्लास, 8 बजे आपकी रीजनिंग और 9:20 पर आपकी ज्योग्राफी क्लास होती है। इसी के साथ में 11 बजे आपकी यहाँ पर होती है 10:30 बजे कंप्यूटर, 12 बजे SST क्लास होती है और 1 बजे CDP। इसी के बाद में आपका फिर एनवायरमेंट की भी क्लास होती है, फिर हिंदी क्लास होती है, मैथ की क्लास होती है। पूरे दिन आपके लिए यहाँ पर क्लासें चलती रहती हैं। तो क्लासें स्कूल में नहीं चलती जितनी क्लासें आपकी यहाँ पर नित्य क्लास में चलती रहती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ कल अपने यथा समय पर अपनी क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।